तो देखिए यूनिट कौन सी है, ये सेकंड, मनी एंड बैंकिंग। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, मनी एंड बैंकिंग। तो इसमें मनी पढ़ रहे हैं। मनी चैप्टर है वो 3 मेजर हेडिंग्स में, बार्टर सिस्टम में, मनी में और सप्लाई ऑफ मनी, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब इसमें से जो टारगेट स्टडी है वो बेसिकली आपको इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक तैयार करना है। या तो बार्टर सिस्टम ढंग से कर लो, ड्रॉबैक्स, या फिर मनी के फंक्शंस ढंग से कर लो। मतलब जो क्वेश्चन आना है ना वो यहीं से आएगा। तो या तो ड्रॉबैक्स में से आ जाएगा या फिर मनी के फंक्शंस, या दोनों एक साथ आ जाते हैं। बस यही टारगेट स्टडी बनती है इसमें। बाकी पूरा चैप्टर जो है वो रीडिंग लगा लोगे तो भी आपको इजीली हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बार्टर सिस्टम क्या होता है ये तो आपको पता ही है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं कि बार्टर सिस्टम मतलब सीसी इकोनॉमी, कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर द कमोडिटीज। में मीनिंग भी दे रखा है, पूरा एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे पहले के टाइम में एक विलेज था ना, अपने आप में इंडिपेंडेंट होता था। मतलब एक विलेज, आज तो पूरी कंट्री इंडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद हर कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बट पहले एक विलेज भी अपने आप में इंडिपेंडेंट होता था, और उसका एग्जाम्पल दे रखा है कि सारी चीज़ें वो अपने एक विलेज अपने आप में सफिशिएंट इकोनॉमी होती थी, क्योंकि लोगों की उस टाइम में नीड भी कम होती थी और वहीं लोग सारा काम, सारी नेसेसिटीज वो अपने आप ही पूरी कर लेते थे। तो उसे समझा रखा है बार्टर सिस्टम इकोनॉमी क्या होती थी, वो समझा रखा है। अब बार्टर सिस्टम फेल कैसे हुआ, इसकी डिफिकल्टीज एंड ड्रॉबैक्स। तो बार्टर सिस्टम फेल होने का रीजन मैंने आपको मेन रीजन बता ही दिया कि धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को क्या हुई, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स हुई, अवेयरनेस हुई, और उसकी वजह से फिर बार्टर सिस्टम क्या हुआ, फेल हुआ। और उसमें सबसे पहले दिक्कत आई डिफिकल्टी ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। तो अब इन जो जितने भी ड्रॉबैक्स है इन सब पे आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे करना है तैयार। तो पहले जैसे डिफिकल्टी ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट का मीनिंग लिख दो। फिर उसके बाद में क्या दे दिया, उसका एग्जाम्पल दे दिया और उसके कोजेज। पूरे नोट्स में रेडी टू ईट दे रखा है सब। आपको इस तरीके से पूरा आंसर लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, डिफिकल्टी की जगह सबसे पहले आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मीनिंग बता दिया। फिर उसके बाद में वो डिफिकल्ट कैसे है वो बता दिया, फिर एग्जांपल दे दिया और फिर उसके कोजेज दे दिए। तो देखिए प्रॉब्लम ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या थी। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब एक वर्ड याद रखना आपको कि साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स। बस एक वर्ड से पूरा तैयार हो गया। इसमें साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। तो ये मीनिंग लिख दोगे। अब उसमें एग्जाम्पल समझा दोगे आप कि जैसे उसमें क्या होता था, कोई भी एग्जाम्पल ले लो ए बी सी। अब ए का एग्जाम्पल आपने लिया, ए को राइस चाहिए और उसको पास है वीट, और सी बी के पास राइस है बट उसको क्या चाहिए, सपोज उसको फ्रूट चाहिए, और सी के पास फ्रूट्स है बट उसको क्या चाहिए, वीट चाहिए। तो इस तरीके से मतलब आप देखते हो कि वांट्स जो है, मल्टीपलिसिटी ऑफ वांट्स की वजह से साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट्स ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम आ गई। तो अब अगर आपको अपनी वांट्स को फुलफिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा कि जो आपकी वांट और सामने वाले की वांट्स क्या हो जाए, मैच कर जाए। तो उसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स, उसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बट इन बार्टर सिस्टम देयर वाज ए प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्यों आई, बिकॉज ऑफ मल्टीपलिसिटी ऑफ वांट्स। और एक दिक्कत और थी कि इन बार्टर सिस्टम देयर वाज नो सेपरेशन बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग, एट द सेम टाइम यू हैव टू बाई एंड सेल। तो उस वजह से क्या होता था कि आपको इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज आपको सेम टाइम करना होता था, तो वो बहुत मुश्किल होता था। इसलिए आपको फिर सर्च करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, उसी वजह से वो फेल हो गया। तो ये सारे इसमें बिल्कुल मीनिंग, एग्जाम्पल, इसके causes with the increase in number of goods and services in the economy, this problem gets all the more complicated। तो goods and services बढ़ गई, wants बढ़ गई, ये सारे रीजंस हो गए। तो रीजन बता दिया आपने, एग्जाम्पल दे दिया और मीनिंग दे दिया। अब ऐसे ही फिर आता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, अब ये भी बाय नेम इज क्लियर। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब कि एक मेजरमेंट कॉमन, जैसे आज प्रेजेंट में अगर हम बात करें मनी इज कॉमन फॉर ऑल, उस टाइम ऐसा नहीं था। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू वहाँ नहीं था। कैसे, जैसे आप एग्जांपल बताएंगे कि उस टाइम के अंदर जैसे एक इकोनॉमी है, सपोज उसमें 100 गुड्स प्रोड्यूस होती है और आपके पास एक गुड है, जैसे मान लो आपके पास राइस है और बाकी 99 गुड्स और प्रोड्यूस होती है, तो आपकी राइस की जो वैल्यू है वो क्या होगी बताओ उस इकोनॉमी में। सपोज आपके पास जो वीट है उसकी वैल्यू क्या होगी, भाई एक इकोनॉमी है उसमें 100 गुड्स प्रोड्यूस होती है, उसमें से एक गुड आपके पास है, सपोज से वीट,
और बाकी 99 गुड्स और प्रोड्यूस होती है। तो आपके जो वीट है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है उस इकोनॉमी में? अलग अलग डिपेंड करके एक्सचेंज रेशियो। एग्जैक्टली तो वो 99 गुड्स है, मतलब 99 हो सकती है। आपका आंसर क्या होगा कि आपकी वीट की वैल्यू 99 हो सकती है। जो डिपेंड करता है किसकी क्या नीड है, किस टाइम में वो कैसे उसको एक्सचेंज कर रहे हो आप। तो इसका मतलब देयर वाज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अगर आप उस टाइम में अकाउंटेंसी पढ़ते और बिजनेस का रिकॉर्ड करते तो इट्स वॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप उसमें प्रॉपर वैल्यू निकाल ही नहीं पाते कि एक बार आप क्या कर रहे हो, वीट इक्वल्स टू काउस, एक बार वीट इक्वल्स टू बफेलो, एक बार वीट इक्वल्स टू टोमेटो। तो इसका मतलब देयर वाज नो कॉमन यूनिट और उस वजह से रिकॉर्ड में प्रॉब्लम आ रही थी। सिस्टमेटिक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर आज प्रेजेंट में आपकी हाउस की वैल्यू क्या है तो आप तुरंत बोलोगे कि सर 1 करोड़ 50 लाख वॉट एवर जो भी। बट अगर बार्टर सिस्टम में हम बात करें कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ, तो वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम में देयर वाज नो फिक्स कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो इसमें यही बता रखा है बच्चे। सबसे पहले देखो इसमें मीनिंग बता दिया कि इन बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड इन व्हाट प्रपोर्शन, बस एक वर्ड याद रखना है, इन व्हाट प्रपोर्शन आर द गुड्स टू बी एक्सचेंज। ये बहुत डिफिकल्ट था। फिर उसके बाद में इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड इन व्हाट प्रपोर्शन, ये हो गया, ये रिपीट हो गया सही सेंटेंस, टू बी एक्सचेंज व्हेन थाउजेंड्स ऑफ कमोडिटीज आर प्रोड्यूस। इस वजह से ऐसा होता था। फिर एग्जांपल दे दिया इसके अंदर, जैसे मैंने 100 गुड्स का लिया, इसमें 1000 का ले रखा है। और इसका रीजन कोजेज अगर आप डालना चाहो तो क्या डालोगे, ये वाला उठा सकते हो यहाँ से, थाउजेंड्स ऑफ कमोडिटीज आर प्रोड्यूस, तो ये वाला डाल सकते हो एक्सचेंज एंड देयर विल बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्सचेंज रेशियोज। तो ये आप अलग से चाहो तो यहाँ कोजेज में डाल सकते हो। ऊपर आप ये मीनिंग लिख देना कि इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड इन व्हाट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट का मतलब बता दिया, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल दे दिया, और ये यहाँ से आपने ये क्या नीचे डाल दिया, कोजेज एंड रीजन्स। पता हो जाएगा शॉर्ट नोट्स ना। उसके बाद में फिर आ जाओ डिफिकल्टी इन द डेफर्ड पेमेंट। तो पहले इसका मतलब बताओ डेफर्ड पेमेंट क्या होता है। आप तो कॉमर्स के बच्चे हो कि फ्यूचर पेमेंट, द पेमेंट मेड टू बी इन फ्यूचर्स। तो इसका मतलब बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज फ्यूचर में पेमेंट करना बहुत मुश्किल था। तो उसके क्या रीजन थे, वो रीजन बता दो कि डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी, डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स, डिसएग्रीमेंट अबाउट द चेंज इन द वैल्यू। तो कोई भी गुड्स को आप फ्यूचर में, जैसे सपोज करो आप मेरे से कोचिंग पढ़ रहे हैं, हमने फीस का डिसीजन लिया कि भाई ये अमाउंट आज तो प्रेजेंट में डिसाइड कर लिया कि ये मेरी फीस है, आप उस पर एग्री हो गए, आपने उसको डिसाइड कर लिया कि सर अभी एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, वॉट एवर जो भी हमारा एग्रीमेंट हो गया, और आप पढ़ रहे हो। बट इन बार्टर सिस्टम क्या होता है, इमेजिन करो उस टाइम में हमारा कमोडिटीज़ की बात होती तो डेली मेरे को अलग कमोडिटी चाहिए थी। इसका मतलब हम फ्यूचर का डिसाइड नहीं कर सकते, डेली बेसिस के हिसाब से हम डिसाइड कर पाते, क्योंकि फ्यूचर में तो हो सकता था आप मेरे को 4 काउज देते, मेरे को आज एक काउ चाहिए, बाद में काउ चाहिए नहीं होती, तो अननेसेसरी मेरे लिए वो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है ना, और कॉस्ट भी क्रिएट हो जाती। तो वही प्रॉब्लम आती थी बेसिकली, डिसएग्रीमेंट, क्वालिटी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स और वैल्यू, ये 3 प्रॉब्लम आती थी। इसका मीनिंग बता दी कि डेफर्ड पेमेंट रेफर टू दोज पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। तो मीनिंग बता के उसके बाद में उसके कोजेज बता दिए और एग्जाम्पल दे दिया। तो सेम स्ट्रक्चर चल रहा है सबका, सबका स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट नोट्स है ना, वो एक ही फॉर्मेट में तैयार करना है। कॉन्सेप्ट का मीनिंग बता दो, उसका एग्जाम्पल दे दो, उसका कोजेज बता दो, इस तरीके से आपको सब। पॉइंट क्लियर है क्या ना। उसके बाद में फिर लैक ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोरेज। तो इन द बार्टर सिस्टम आज तो देखो स्टोरेज मतलब मनी बिगेट्स मनी, मनी से मनी पैसा आप कमा सकते हो। आज मनी को आप स्टोर कर लो, मनी से मनी आप क्या कर सकते हो, उस पर इंटरेस्ट आएगा और आपको हो सकता है। बट बार्टर सिस्टम में आपकी मनी क्या थी, वो था कॉमोडिटीज, और कॉमोडिटीज को स्टोरेज करना वॉज डिफिकल्ट। कैसे, देखिए कॉस्टली स्टोरेज होता था, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हो सकता था, और प्रॉब्लम इन क्विक डिस्पोजिंग, मतलब एक कॉमोडिटी को आप क्विकली डिस्पोज नहीं कर सकते। तो ये 3 प्रॉब्लम आती थी उस टाइम में। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या बता दिया कि स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स बता दिया कि स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स स्टोर ऑफ वेल्थ फॉर द फ्यूचर पर्पज, मीनिंग बता दिया। फिर उसके बाद में ये एग्जांपल दे रखा है कि डिफिकल्ट टू पोटैटो टमाटोज, ये एग्जांपल है एक तरीके से। उसके बाद में उसके ये कोजेज दे रखे हैं। तो सेम स्ट्रक्चर वही है, मीनिंग, एग्जाम्पल और कोजेज। उसके बाद फिर आते हैं लैक ऑफ सिस्टम फॉर द ट्रांसफर वैल्यू। तो देखो ट्रांसफर वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें एक एग्जांपल देखें कि अगर आज आप प्रेजेंट में आपको सपोज करो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपको जाना है, तो वहाँ आराम से आप क्या कर सकते हैं, आपकी मनी आप इंडियन रुपीज़ में लेके जाइए और उसको वहाँ जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे देख लीजिए कि आपको अगर आज अपना हाउस बेचना है और दूसरी जगह खरीदना है,
तो आप इमूवेबल गुड्स को भी आप आराम से क्या कर सकते हो, चेंज अपने ट्रांसफर कर सकते हो मनी आज प्रेजेंट में तो। बट इन बार्टर सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज आपको जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इम्पॉसिबल था, बिकॉज इमूवेबल गुड्स को तो वैसे ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल था। और अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो तो भी आप क्या लेके जाते, काउज बफेलोज, इम्पॉसिबल था। और वहाँ जाके एक्सचेंज करना, तो ये एक्सचेंज करना इट वाज डिफिकल्ट। तो इसमें ये बता रखा है कि lack of system, your savings in the form of goods and services are difficult to transfer from one place to another place। एक लाइन में क्लियर है। एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल कमोडिटी सच एज हाउस फॉर्म, तो ये दे रखा है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, इसका रीजन आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता नहीं है लास्ट वाला पॉइंट, अभी तक तो कभी आया नहीं है ये आज तक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा, बट फिर भी हमारे को इतना ज़्यादा इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मेनली जो फर्स्ट 3-4 पॉइंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बार्टर सिस्टम के पॉइंट्स हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, बट यहाँ आपको एक पता लग गया कि किस फॉर्मेट में इनका शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। तो सबके 3 कीवर्ड्स निकल के आगे, फर्स्ट मीनिंग मतलब कॉन्सेप्ट बताना है, देन उसका एग्जाम्पल देना है, एंड देन उसके कोजेज देने। तो कीवर्ड्स का क्या बेनिफिट होता है, कौन बताएगा? किसी भी टॉपिक को की पॉइंट से तैयार करें थ्योरी को, तो उसके क्या बेनिफिट्स है? एनीवन? तो फिर हम अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं उसके साथ। इनकम्प्लीट नहीं होगा, मतलब आपका आंसर अगर कंप्लीट करना है ना तो उसमें कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार क्या होता है कि हम कीवर्ड मार्क नहीं करते ना, तो आंसर लिखने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट हमारा छूट ही जाता है और हमारा इनकम्प्लीट आंसर हो जाता है, फिर उसमें हाफ मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप कीवर्ड्स के हिसाब से तैयार करोगे तो आपको ये पता है कि मेरे को क्या क्या इस आंसर में इंक्लूड करना है। तो आपको पता है कि जब इस पर शॉर्ट नोट लिखना था, आपको 3 चीज़ें इंक्लूड करनी है, तीनों आपको इंक्लूड, आप वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख के कर सकते हो, वो आपको फ्रीडम है थ्योरी में। बट आपको इंक्लूड 3 पैराग्राफ में करना है, तो उससे फिर क्या होगा, नो बडी इज गोइंग टू चैलेंज योर आंसर। ठीक है ना? अब ये बार्टर सिस्टम हो गया। अब इसमें बेसिकली चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स अगर आपको समझ में आ गए तो अब मनी के फंक्शंस में वाइस वर्सा करना है, सब कुछ वही चलेगा सारा। तो मेन तो हमारा यही टारगेट होता है इसमें। अब देखिए उसके बाद में पहले क्या दे रखा है इसमें, थोड़ा सा मनी के बारे में, इमरजेंसी के बारे में बता रखा है। इसकी आप रीडिंग लगाओगे तो इसमें आपको ये पता लगेगा कि जो आज प्रेजेंट पे आप मनी की जो फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये वन टाइम डेवलप हुआ है? ऐसा नहीं है। शुरू में इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है कि शुरू में जो मनी है वो सोइल का बना, फिर वो कॉपी हो गया, फिर वो वुड का बना, फिर मेटल में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, फिर पेपर करेंसी, फिर आजकल डिजिटल करेंसी, आजकल क्रिप्टो करेंसी, प्रेजेंट में क्या क्या आ रहा है। तो इसका मतलब मनी का जो इमरजेंस है उसके बारे में बता रखा है कि इसे हैव द लॉन्ग हिस्ट्री, तो वो सारा बता रखा है यहाँ। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ मनी। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए तो डेफिनेशन ऑफ मनी में ज़्यादातर बच्चे 99% क्या बोलते हैं, मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि पूरे मार्क्स कभी नहीं मिल सकते। तो इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, प्रॉपर समझने के लिए, मनी की जो डेफिनेशन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो लीगल डेफिनेशन, फिर हम फंक्शनल डेफिनेशन पढ़ेंगे, और फिर नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो 3 डेफिनेशन, 3 टाइप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और इसमें बहुत सारे आपके 1 मार्क्स के 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स में तैयार किया है। तो देखिए डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन आती है। तो लीगल होता है क्या है, मनी इज व्हाट द लॉ सेज इट इज मनी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सपोज 100 रुपीज का नोट 100 ही क्यों है, वो उससे कम क्यों नहीं है, उससे ज्यादा क्यों नहीं है, कौन बताएगा? वाई द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज नोट इज 100, नॉट लेस देन, मोर देन? बोलिए बच्चे। क्योंकि ये लॉ मतलब क्यों आए और आज एग्जैक्ट कि उसके आरबीआई के गवर्नर का एक प्रोमिसरी नोट लिखा हुआ और उस पर सिग्नेचर किया हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि अगर कोई भी आपको 100 रुपीज़ नहीं देगा तो आरबीआई आपको उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ देगा। दैट्स वाई उसकी वैल्यू 100 है। इसका मतलब यहाँ यही मतलब है कि मनी इज वॉट द लॉ सेज इट इज मनी। तो आज 100 रुपीज़ इसलिए वो 100 है बिकॉज वो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई ऑथोरिटी के अकॉर्डिंग वो मनी है। तो उसको हम लीगल मनी बोलते हैं, लीगल डेफिनेशन। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर। अब इन दोनों के अंदर आपको बस 3 डिफरेंस करने हैं, 3 डिफरेंस कर लो, सब कुछ कवर हो जाएगा। मीनिंग का, ठीक है, एग्जाम्पल का, और अदर नेम।
लिख लेना ये तीनों पॉइंट इसके पास में। तो 3 डिफरेंस कर लो ताकि 3 मार्क्स में आए तो भी हम आराम से कर लें। तो मीनिंग, एग्जाम्पल और अदर नेम। तो देखिए लीगल टेंडर मनी मतलब द मनी विच इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो वो जो होती है वो लीगल टेंडर मनी होती है। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसमें रुपीज, कॉइन्स ये सारे आ गए। अदर नेम इसको क्या बोलते हैं? फिएट मनी। इसमें तीनों पॉइंट यही है। देखो द गवर्नमेंट इश्यूड एन ऑर्डर स्टेटिंग दैट व्हाट इज मनी, वो लीगल टेंडर मनी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फिएट मनी। इसमें एग्जाम्पल, नोट्स एंड कॉइन्स, तीनों पॉइंट इसके अंदर आ गए, मीनिंग, एग्जाम्पल और अदर नेम। अब ऐसे आ जाओ नॉन लीगल टेंडर मनी। तो द मनी विच इज सर्कुलेटेड बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पेई एंड पेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, ये कोई लीगल टेंडर मनी नहीं, मतलब ये आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू नहीं करती है। ये अगर केवल सर्कुलेशन में तो बिकॉज ऑफ जो बैंक्स और जो पब्लिक है उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से है। तो इसका मतलब वो इसका मीनिंग आ गया, इसमें एग्जाम्पल आ गया, और उसकी इसको बोलते हैं फिड्यूशरी मनी और ऑप्शनल मनी। तो ये अदर नेम आ गया। तो बस आपको इसमें करना है क्या है? 3 डिफरेंस कर लेने। इज इट क्लियर? सर अगर मनी के मतलब ऐसे डेफिनेशन आए तो हमें फिर दोनों लिखते हैं और क्लासिफिकेशन। नहीं, अभी तो डेफिनेशन तो देखो अलग अलग तरीके से आ सकती है। अभी तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है, लीगल डेफिनेशन। उसमें भी फिर मैंने क्या बताया है? ये 2 पार्ट बताए। अभी तो फिर मेन तो 3 डेफिनेशन होती है, लीगल, फंक्शनल और नैरो एंड ब्रॉड। मेनली तो 3 डेफिनेशन होती है। ये तो हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, मनी को डिफाइन करने के सारे तरीके हैं, ठीक है। बाकी ब्रॉडली तो अगर आप लीगल डेफिनेशन देखो, कंप्लीट डेफिनेशन तो एक तो लीगल हो सकती है, फंक्शनल हो सकती है और नैरो ब्रॉड हो सकती है। ये तो टाइप्स हो गए डेफिनेशन के अंदर सब पॉइंट्स। तो मेन तो जो पॉपुलर है वो तो फंक्शनल डेफिनेशन है जिसको हमारे को तैयार करना है। बाकी इस पर तो जो क्वेश्चन आएगा वो मेनली क्या आएगा? डिफरेंस आ सकता है दोनों में, लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है ना। अब जो लीगल टेंडर मनी होती है ना, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। बता सकते हो आप क्या है? नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। लीगल टेंडर मनी फर्दर क्लासिफाइड इनटू पार्ट, एनीवन, एनी आइडिया? तो कॉइन्स एंड नोट्स। लिमिटेड और अनलिमिटेड, इसमें 2 पार्ट होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो लिमिटेड अनलिमिटेड का मतलब, लिमिटेड और अनलिमिटेड तो लिमिटेड में तो में कॉइन्स होते हैं हाँ 1000 रुपीज से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट, तो वो बिल्कुल सही है। तो इसे पता होना चाहिए। अब फंक्शनल डेफिनेशन पे आ जाओ। तो फंक्शनल में बच्चे ज्यादातर क्या बोलते हैं? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, कैसे भी पता लगेगा। फंक्शनल डेफिनेशन में शॉर्ट में तो क्या लिख सकते हो? मनी इज व्हाट मनी डज। ये तो शॉर्ट डेफिनेशन हो गई। अब प्रॉपर डेफिनेशन आपको फंक्शनल ऑफ मनी बनाना है। तो जैसे आपने ड्रॉबैक्स और बार्टर सिस्टम पढ़े, कितने? 5। तो वैसे ही मनी के 5 फंक्शंस होते हैं। उन ड्रॉबैक्स के 5 सॉल्यूशन मनी देती है, तो वही 5 फंक्शन हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था? डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। उसका सॉल्यूशन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर सेकंड क्या था? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो उसका सॉल्यूशन क्या? कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। थर्ड क्या था? डेफर्ड पेमेंट। तो यहाँ गया स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, वहाँ था लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फिर था लैक ऑफ स्टोरेज, यहाँ गया स्टोरेज। वहाँ क्या था? ट्रांसफर, तो यहाँ गया स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफर। तो मतलब जो आपने ड्रॉबैक्स पढ़े थे उन्हीं का सॉल्यूशन मनी ने दिया था। तो वो सारे के सारे वाइस वर्सा कर दो तो मनी के फंक्शंस बन जाते हैं, जो डिटेल में आगे आगे पढ़ेंगे। बट आपको मनी की डेफिनेशन बनानी है तो 5 को पूरे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मनी इज व्हाट मनी। देखो मनी क्या होता है? मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड। अब आप पूरे 5 फंक्शंस बोल दो मनी के, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट। तो वो प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बन जाएगी कि मनी इज डिफाइंड एज द एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड। तो इस पूरे 5 के 5 फंक्शंस आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, तब प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? मनी मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज शॉर्टकट मार लेते हैं, तो वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन होते हैं, उसमें मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो आई होप ये फंक्शनल डेफिनेशन क्लियर है। अब आता है नैरो एंड ब्रॉड। नैरो और ब्रॉड में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे M1 M3 मेजरमेंट ऑफ मनी, आगे हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई में। तो इसमें क्या होता है कि लिक्विड और हाईली लिक्विड और हाईली इनलिक्विड होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो जो नैरो कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो मनी के है ना वो एक ही फंक्शन इंक्लूड करते हैं हम। क्योंकि नैरो में क्या करते हैं? नैरो डेफिनेशन, मनी इज बेस्ड अपॉन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में अगर मतलब जैसे आपने डेफिनेशन बोला कि मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आप इसका मतलब नैरो डेफिनेशन बोल रहे हो, केवल एक ही फंक्शन को इंक्लूड कर रहे हो आप, है ना। तो वो नैरो डेफिनेशन होती है विच इज ऑल्सो नॉन एज ए M1। अब M1 के बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। इंक्लूड करेंसीज का फॉर्मूला होता है M + C + DD + OD।
अदर डिपॉजिट आरबीआई, वो तो आगे हम पढ़ेंगे ही, बट ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ ब्रॉड डेफिनेशन में क्या हो जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ और कौन सा फंक्शन आ जाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब इसमें आपकी फिक्स डिपॉजिट भी आ गई है ना। उसमें तो क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में तो आपका क्या था, डिमांड डिपॉजिट ही थी, इसमें साथ में फिक्स डिपॉजिट और आ जाती है। तो ये सी प्लस डी डी प्लस फिक्स डिपॉजिट हम इसमें और ले लेते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट मतलब चेकेबल और नॉन चेकेबल, इसमें दोनों आ गया, उसमें केवल चेकेबल आ गया। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बस इसी तरीके से है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो इसमें भी अगर आप चाहो तो 3 डिफरेंस कर सकते हो। सबसे पहले मीनिंग का कर सकते हो, सेकंड अदर नेम का हो जाएगा, थर्ड फॉर्मूले का हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें भी 3 डिफरेंस। जैसे यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सी प्लस डी डी प्लस एस डी प्लस टी डी प्लस पी ओ, तो इन एस डी और टी डी और पी ओ को उठा के आप तो बस एफ डी कर देना, फिक्स डिपॉजिट। ये तीनों फिक्स डिपॉजिट ही होती है बेसिकली, एस डी टी डी ये टाइम डिपॉजिट और पीओ। तो आप तो बस इसमें क्या कर देना, फिक्स डिपॉजिट लिख देना। तीनों बेसिकली फिक्स डिपॉजिट का अलग अलग नेम है, हमारा इतना डिटेल में है नहीं, तो आपको फॉर्मूले को दोबारा लिख लेना, सी प्लस डी डी प्लस एफ डी कर देना इसको, है ना। ठीक, अब ये क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी का एक तो फुल बॉडीड मनी और दूसरा क्रेडिट मनी, इनका अदर नेम भी है स्टैंडर्ड कॉइन और टोकन मनी। तो इसमें भी आपको 3 डिफरेंस करने हैं बस, तो इस टॉपिक में 3 डिफरेंस करोगे सारा हो जाएगा। तो देखिए फुल बॉडीड मनी में और जो आपकी क्रेडिट मनी है उसको समझने के लिए आपको 2 वर्ड समझने पड़ेंगे। सबसे पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या फर्क होता है बता सकते हो आप? ये 2 वर्ड आते हैं। तो फेस वैल्यू तो जो उसमें और इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कमोडिटी वैल्यू, वो कितने की कमोडिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल जैसे मेटल कॉइन का जो कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू यूजुअली सेम होता है, बट उसके अलावा हमारी फेस वैल्यू 100 रुपये हो तो उसका नोट प्राइस इतनी। बिल्कुल। तो देखो फेस वैल्यू मतलब द वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन द करेंसी, जैसे आज 500 रुपीज है जो 500 रुपीज प्रिंटेड है वो फेस वैल्यू होती है। और इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। तो कमोडिटी मतलब जो 500 रुपीज है उसकी आज एज ए कमोडिटी वो क्या है, पेपर, और एज ए पेपर उसको अगर आप मार्केट में बेचोगे उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो अलग बात है। तो उसका मतलब कमोडिटी वैल्यू मतलब उसकी एज ए कमोडिटी अगर हम बात करते हैं, और फेस वैल्यू मतलब उसमें प्रिंटेड वैल्यू होती है। तो ये 2 वर्ड समझ में आ गया। तो अब ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा आपको। फुल बॉडीड मनी में क्या होता था, द फेस वैल्यू इक्वल्स टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, वो फुल बॉडीड मनी होती थी। उसमें एग्जांपल क्या होगा, जो ओल्ड कॉइन्स हमारे सिल्वर गोल्ड वो जाएंगे, उसमें 3 पॉइंट आप निकालोगे, मीनिंग, एग्जांपल और उसका अदर नेम। ये 3 पॉइंट इसमें से निकल गए, ऐसे 3 पॉइंट इसमें से निकाल लो। ठीक है, इसमें क्या होगा, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, ये मीनिंग बन जाएगा। और उसके बाद में इसका अदर नेम टोकन मनी, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट जो हमारी करेंसी है लाइक क्रेडिट, जो लीगल और नॉन लीगल, वो सारा इसमें आ जाता है। 3 डिफरेंस कर सकते हो उसमें मीनिंग के बेसिस पे। फिर उसके बाद में मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल और अदर नेम। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया, फंक्शंस ऑफ मनी। तो अब या तो फंक्शंस ऑफ मनी ढंग से कर लो, ढंग से समझ लो, तो उसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी ऑफ सॉरी वो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम हो जाएगा। और जिसको ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम आ गया समझ में, तो वो मनी के फंक्शंस कर सकता है। तो इसमें से एक ही टॉपिक तैयार करना होता है बेसिकली, ये इसका शॉर्टकट है। तो आपको एक टॉपिक ढंग से तैयार करना है और वाइस वर्सा करना सीखना। अब देखिए मनी के फंक्शन में चलते हैं, फंक्शंस ऑफ मनी। ये फ्लो चार्ट दे रखा है, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी। तो ये भी कई बार 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाता है। प्राइमरी के अंदर हम 2 लेते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और सेकेंडरी में ये सारे आ जाते हैं। अल्टीमेटली वही जो हमारे ड्रॉबैक्स है उसी के अकॉर्डिंग 5 फंक्शंस है, उनके सॉल्यूशन। तो सबसे पहला आ गया प्राइमरी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अब हमने सबसे पहला ड्रॉबैक क्या पढ़ा था, डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो उसी का सॉल्यूशन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हाउ, बस आपको ये बताना है कि हाउ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। और एग्जाम में क्वेश्चन आने के 99% चांस भी यही है कि दोनों एक साथ आएंगे। तो ज़्यादातर जो आता है वो दोनों साथ ही आते हैं कि किस तरीके से ये इसने उसको सॉल्व किया प्रॉब्लम को। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले आप बता दोगे कि पहले तो आपने मतलब बता दिया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है क्या है। तो देखिए इट मीन्स दैट मनी एक्ट एज ए मीडियम फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये तो मीनिंग हो गया। और दूसरा आपने देखा था कि उस टाइम में डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्यों आई थी, व्हाट वर द मेन रीजन, देयर वाज नो सेपरेशन
दो रीजन थे, उसमें दो रीजन डालना आप, एक तो नंबर ऑफ गुड्स और डिमांड बढ़ गई थी, मल्टीपलिसिटी वांट, एंड द सेकंड रीजन वाज देयर वाज ए नो सेपरेशन बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग में सेपरेशन नहीं था। एट द सेम टाइम इन बार्टर सिस्टम क्या होता था, एट द सेम टाइम यू हैव टू बाई एंड सेल, यस और नो? Yes, sir. ना अब मनी ने आके क्या कर दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के टाइम में, अब मनी का जो फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसने मनी ने इसको सेपरेट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम पे आप क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो, एक टाइम पे सेल कर सकते हो, तो ये सेपरेशन होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसमें ये बता रखा है, सो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज़ सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, दोनों के अंदर ज़रूरी है ये। इन द एब्सेंस ऑफ मनी गुड्स वर एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड दिस रिक्वायर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो इसका मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को भी बता दिया और उसके साथ बता दिया कि हाउ द मीडियम ऑफ एक्शन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो दोनों चीज़ें आपको साथ में कवर करके लेके चलनी है ना। उसके बाद में एग्जाम्पल दे दिया, तो जैसे वहाँ जो एग्जाम्पल था उसी से ये एग्जाम्पल बनाए कि नाउ ए पर्सन ए कैन सेल इज ए गुड टू बी इजीली फॉर द मनी एंड देन कैन यूज दिस मनी टू बाई। तो अब वो सारी जो वो सेम एग्जाम्पल वहाँ दिया था, उसी एग्जाम्पल को हम देके यहाँ आराम से इसको समझा सकते हैं। और इम्पोर्टेंस, अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन आने से कि इम्पोर्टेंस क्या हुई, तो इम्पोर्टेंस देखिए, मनी बेनिफिट सोसाइटी इन द मेनी वेज। कैसे किया, ओवरकम द डिफिकल्टी। एक तो सबसे पहला तो जो डिफिकल्टी वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया, दूसरा प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा और फ्रीडम आ गई। तो आज जैसे आपके पास फ्रीडम है ना, आप अपनी चॉइस का प्रोडक्ट खरीद सकते हो, कस्टमाइज भी करवा सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब मनी है, अगर मनी ना हो तो आपके पास ये चॉइस खत्म हो जाएगी। तो ये एक तो चॉइस आपको मिल गई, एक ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ गया। पहले प्रोडक्शन कम क्यों था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी सप्लाई और मनी का इमरजेंसी नहीं था। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस लिख दी। तो ऐसे 3 पार्ट में इसको आंसर लिखना है। नाउ आप नेक्स्ट वैसे ही मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ वैल्यू, तो उस टाइम में क्या पढ़ा था हमने, लेक ऑफ कॉमन ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, तो उसमें हमने पढ़ाया था। तो अब सबसे पहले आपने बता दिया कि ये तो हमने पता ही कि यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि द रेशियो एंड प्रोपोर्शन टू बी द गुड्स आर एक्सचेंज द प्रोपोर्शन फिक्स ऑफ रेशियो। तो ये हमने मीनिंग तो वहाँ भी पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ा है, तो मीनिंग तो आपको पहले भी पढ़ चुके हो और यहाँ भी पढ़ लिया। अब मनी ने इसको कैसे सॉल्व किया, तो देखिए, द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इज वेरी डिफिकल्ट इन द बार्टर सिस्टम में पढ़ चुके। वन गुड वॉज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ अनदर, देयर वाज नो कॉमन यूनिट। तो ये तो यहाँ तक तो हमने वो ड्रॉबैक से बता दिया। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव्ड this difficulty. Now each goods is valued in terms of money for the price of goods expressed in terms of money. तो ये बता दिया इन्होंने कि अब हम क्या कर सकते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन नाउ कैन बी वी कैन फिक्स थ्रू द विद द हेल्प ऑफ मनी। अब इसका एग्जांपल दे दो, तो जैसे एग्जांपल आप चाहो तो सेम वैसा एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल यहाँ दे दो, या आप दे सकते हो कि हाउस का एग्जांपल ले लो कि हाउस योर हाउस इन द बार्टर सिस्टम एंड प्रेजेंट में, दोनों का एक ही एग्जांपल ले लो कि बार्टर सिस्टम में अगर आपका हाउस था तो उसकी वैल्यू क्या थी, देयर वाज नो प्रपोर्शन और वैल्यू फिक्स्ड इन बार्टर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज, बट नाउ इन द फॉर्म ऑफ मनी द प्रपोर्शन एंड रेशियो इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। और इसकी वजह से आप आराम से बता सकते हो कि द वैल्यू ऑफ योर हाउस आप बता सकते हो 1 करोड़ 50 lakhs वॉट एवर। तो इसका मतलब एक फिक्स आप प्रपोर्शन बता सकते हो, फिक्स एक वैल्यू बता सकते हो बिकॉज ऑफ मनी। तो उस तरीके से आप इसमें एग्जाम्पल दे दोगे। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई, एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ईच कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स कैन बी अवॉइडेड। तो वो जो क्वांटिटी का रेशियो था ना, वो रेशियो प्रपोर्शन वो खत्म हो गया। देन अकाउंटिंग, अब आपको ये पता है कि बार्टर सिस्टम के अंदर ना अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ती और ना इकोनॉमिक्स, क्योंकि उस टाइम में रिकॉर्ड्स पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि रेशियो फिक्स नहीं था। तो आप कैसे रिकॉर्ड ना, अब क्या हो गया, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप कर सकते हो और फिर अकाउंटिंग कर लोगे तो प्रॉफिट और लॉस और आप उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंस आ गए। उसके बाद सेकेंडरी में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। डेफर्ड पेमेंट मतलब इट रेफर टू द पेमेंट मेड टू बी इन द फ्यूचर, ठीक है, वो होता है, मीनिंग तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बट इन बार्टर सिस्टम देयर वाज अ डिफिकल्टी, वो क्या क्या थी, वो क्वांटिटी क्वालिटी वो हमने देखा ही था, क्या क्या प्रॉब्लम आती थी ना। अब मनी ने उसको कैसे सॉल्व किया तो देखते हैं। द मीनिंग तो हम पहले डिस्कस करते, क्रेडिट हैज बिकम द लाइफ एंड द ब्लड ऑफ मॉडर्न कैपिटल इकोनॉमी। इन द मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन इंस्टेंट पेमेंट आर नॉट मेड, द डेटर्स make in promise that they will make the payment on the some future date. In those situation money act as a standard of deferred payment. तो इसके मैं एक तरीके से एग्जांपल से समझाओगे आप, तो अब इसमें आप एग्जाम में क्रेडिट कार्ड का, लोन का, स्कूल फीस का कोई भी एक एग्जांपल, रियल लाइफ का एग्जांपल दे दो आप। जैसे वहां लिया था
उसका वाइस वर्सा कर दो। उस टाइम में आपने एग्जांपल लिया कि स्कूल फी आपको पेमेंट करनी थी, आपको लोन लेना था, तो फ्यूचर में पॉसिबल नहीं था इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नाउ अब उसी को वाइस वर्सा कर दो यहाँ। तो सेम एग्जांपल आप दोनों में लीजिए और उसका वाइस वर्सा कर दीजिए, तो इससे आपको अलग अलग एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई, मनी इज ड्यूरेबल एंड होमोजीनियस, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी का डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होगा ही नहीं, ठीक है। स्पेशलिएट द बोरोइंग्स एंड लेंडिंग, तो इसका मतलब आज जो बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो इसी वजह से हुआ और इसी वजह से फाइनेंशियल मार्केट डेवलप हुआ। आज जितना भी फाइनेंशियल मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है वो इंडियन इकोनॉमी का या ऑल ओवर द वर्ल्ड में फाइनेंशियल मार्केट है, और वो किसकी वजह से है, केवल मनी की। आप इमेजिन करो कि मनी को हटा दो, जैसे डिमोनेटाइजेशन में आपने देखा था, तो कितना बड़ा सेक्टर जो है वो सारा का सारा जीरो हो सकता है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर सारा जीरो हो जाएगा। ये फाइनेंशियल सेक्टर जो भी है आज, शेयर मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब कुछ केवल मनी की वजह से है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का भी है कि इट हैज़ लीड टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितना सारा प्रोडक्शन बढ़ा है, कितना फाइनेंशियल, वो सारी चीज़ें हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस हो गई ना। उसके बाद फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, तो आपको पता है कि बार्टर सिस्टम में देयर वाज अ डिफिकल्टी इन द स्टोर ऑफ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, और उसके रीजन में हमने पढ़े थे कि वही स्टोरेज वाज कॉस्टली था, फिर उसमें डेप्रिसिएशन भी होता था, वो सारा हमने पढ़ा था ना। अब इसमें वही बता देंगे कि यहाँ क्या होगा, मनी बिगेट्स मनी। आज तो मनी को स्टोर करके मनी आप जनरेट कर सकते हैं। उसका एग्जांपल दे दो कि आप अपन सेविंग में आपके पास पैसा है, उसको आप अगर फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, 1 करोड़ रुपीज़ आप सेव कर लेते हो और उसको फिक्स डिपॉजिट में भी डाल देते हो। हालांकि वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, बट एक सबसे मैं कॉमन बता रहा हूँ आपको, फिक्स डिपॉजिट में भी अगर आप 1 करोड़ को डाल दो तो फिर आपको आगे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 1 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया तो उसका 7-8% आपको जो मिलेगा, उससे आराम से 70-30% 70,000 रुपीज़ तो आपको हर महीने वैसे ही आ जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि आपको इस तरीके से फाइनेंशियली अगर आप क्या करो, तो हम क्या कह सकते हैं कि मनी बिगेट्स मनी। आज मनी को हम स्टोर करके मनी से मनी कमा सकते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम क्या था, मनी क्या थी हमारी, कमोडिटीज, और कमोडिटीज को स्टोर करना इज वॉज द कॉस्टलियर, और उसकी सारी हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी। तो इस तरीके से आप इसमें पूरा एग्जाम्पल देके सब कुछ बता सकते हैं। अब इसके जो बेनिफिट हो, कमोडिटी एक्सेप्ट, इट इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड, ठीक है, इट इज़ इश्यूड इन द वेरियस डिनोमिनेशन, तो इसलिए हमारे पास बहुत इजी होता है इसको रखना और सारी चीज़ें, तो ये बेनिफिट बता दिए ना। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, हालांकि वे कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी हमें पता है कि उस टाइम में क्या प्रॉब्लम थी कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू वाज डिफिकल्ट, स्पेशली इमूवेबल गुड्स। नाउ इन द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑल द इमूवेबल कमोडिटीज एज वेल एज वन करेंसी कन्वर्टेड इनटू अनदर। तो आजकल आप देखते हो उसकी वजह से कितना हमारे को हेल्प मिल गई है। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का पूरा फंक्शन आप इसमें बता देंगे। तो बताइए फंक्शंस है इजी, वाइस वर्सा करना है, दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है। Yes, sir. तो अब मेरे को जहां तक लगता है इस बार 99% चांसेज है कि क्वेश्चन दोनों का मिक्स आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आएगा कि हाउ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज ए फंक्शन ऑफ मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वांट एज ए बार्टर सिस्टम। तो इस तरीके से 2 पॉइंट, एक ड्रॉबैक लेंगे और एक मनी का फंक्शन, दोनों को एक साथ पूछा जाएगा। तो आपको वही प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से आपको तैयार करना है, और एक तैयार करना है, दूसरा वाइस वर्सा करना है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। तो मेरे को चांसेस अब की बार 100% लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसमें एक 4 मार्क्स का, 3-4 मार्क्स का 100% आएगा। अब देखिए छोटा सा टॉपिक है मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होती है, तो मनी सप्लाई मतलब मनी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अभी पब्लिक वर्ड समझना पड़ेगा तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो व्हाट डू मीन बाय पब्लिक, क्या होता है पब्लिक वर्ड, हम बोलते हैं कि मनी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक। तो ये पब्लिक क्या है यहाँ, मतलब जो इश्यू, जो मनी को प्रिंट करते हैं ना, उनको हटा दो बस। तो कौन कौन करता है, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कमर्शियल बैंक भी ले लो जो सप्लाई करते हैं, तो सप्लायर्स है, सप्लायर्स को हटा दो, बाकी सारे क्या है, पब्लिक है। तो ये वर्ड बहुत जरूरी है। तो मनी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक, इट मीन्स लोग, आप क्या समझते हो कि आप ये बच्चे समझ कर लेते हैं कि यार ये पब्लिक वर्ड को समझते नहीं है और फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इसका मतलब आपको पब्लिक वर्ड समझना पड़ेगा। और इसीलिए देखो मैंने यहाँ एक तो स्टॉक कॉन्सेप्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसीलिए इंक्लूड किया था कि आपको डेफिनेशन समझ में आए। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है तो मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं, आपको स्टॉक फ्लो बहुत अच्छे से समझ ही लिया आपने। करेंसी विद द पब्लिक, अब देखो यहाँ बिल्कुल अच्छे से बता रखा है कि सप्लाई ऑफ मनी ऑलवेज रेफर टू द स्टॉक ऑफ money which is held by public and the stock of money with the government, Reserve Bank of India and banking system not included in the money supply
हेंस द पब्लिक इंक्लूड द ऑल इकोनॉमिक यूनिट, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी क्या है, पब्लिक है। तो पब्लिक वर्ड को हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। आई होप मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है बच्चे। अरे हमेशा क्वेश्चन आता है कि मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, तो आई होप ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नाउ उसके बाद फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मनी, तो ये तो बस जस्ट रीडिंग लगानी है कि ट्रेडिशनल और ब्रॉड कंपोनेंट ऑफ मनी। तो आपको पता है कि पहले जो मनी थे उसके कंपोनेंट बहुत कम होते थे, जैसे उसमें क्या क्या आता था, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है ना, ये सारे इंक्लूड होते थे, चेक्स एंड ऑल। बट आज मॉडर्न टाइम में क्या हो गया, कॉइन्स, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, फाइनेंशियल एसेट्स लाइक नॉन बैंकिंग, बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, एक्सचेंज, बॉन्ड्स, क्रेडिट कार्ड, है ना। और आजकल तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई जो मनी की फॉर्म्स में, जैसे डिजिटल मनी आ गई, क्रिप्टो करेंसी आ गई, तो कितने सारे डिजिटल रुपीज़ आ गया, तो ये सारे आजकल तो बहुत सारे, तो इसका मतलब फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करते हैं हम यहाँ। तो अर्लियर वॉज वेरी लिमिटेड फॉर्म्स, नाउ द फॉर्म्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड, तो ये सारा बता दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मनी सप्लाई। तो वैसे तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया, आइटम एक्सक्लूडेड ऑफ मनी सप्लाई मतलब जो मनी विच इज हेल्ड बाय द ऑल सप्लायर ऑफ मनी, तो वही एक्सक्लूडेड होगा। बट उसको थोड़ा डिटेल में बताया है यहाँ कि जैसे अमाउंट ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक एज ए रिजर्व, कैश रिजर्व, जो आरबीआई के पास वो रिजर्व से रखते हैं, वो वाला पैसा। इंटर बैंकिंग क्लेम्स, ये क्या होते हैं कि एक बैंक दूसरी बैंक के पास अपना पैसा रखता है, तो वो इंटर बैंकिंग क्लेम से बोलते हैं उसको। द स्टॉक ऑफ गोल्ड हेल्ड विद द सेंट्रल बैंक एंड द कैश हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन द ट्रेजरी एंड द सेंट्रल बैंक। तो मतलब शॉर्ट में तो आंसर इसका ये होगा कि मनी सप्लाई से हम क्या एक्सक्लूड करते हैं, तीन लोगों को करते हैं, सप्लायर्स ऑफ मनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। बट उसको और डिटेल में अगर आपको बताना हो तो वो उसका डिटेल फॉर्मेट है कि उसके अंदर डिटेल में अगर हम दे तो इस ना। अब ये मेजर्स के अंदर हमारे सिलेबस में केवल M1 ही है, M2 M3 M4 हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया, तो M1 हमारे सिलेबस में, और M1 के कंपोनेंट C प्लस DD प्लस OD, ये तो बहुत इजी है। C का मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विच हेल्ड इन योर पॉकेट, जो भी आप कैश आपके पास होता है। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, तो बाय नेम इज क्लियर डिमांड डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट ऑन डिमांड, वो आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का पैसा होता है, तो आप कभी भी चेकेबल होता है, जब चाहो जब उसको विड्रॉल कर सकते हो, वो डिमांड डिपॉजिट में आता है। और अदर डिपॉजिट के अंदर तो तीन लोगों की आरबीआई के पास डिपॉजिट होती है, एक जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कमर्शियल बैंक और इनको छोड़ के बाकी जो होते हैं हमारे, वो उनके डिपॉजिट्स, एक फॉरेन बैंक, ठीक है, और फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन बैंक और फॉरेन कंट्री अगर आरबीआई के पास डिपॉजिट रखेंगे तो उनके पास पैसा कहाँ से आया, पब्लिक से आया ना उनके पास, वो पब्लिक का पैसा है, वो वहाँ डिपॉजिट करवा रहे हैं क्योंकि वो डीलिंग करते हैं, डेली बेसिस पे डीलिंग होती है इंडिया से, तो उस वजह से। और ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिपॉजिट विद आरबीआई, तो आरबीआई के पास उन्होंने डिपॉजिट रखी है तो रुपीज़ में रखी है, तो पैसा उनके पास कहाँ से आया, पब्लिक का ही पैसा है, क्योंकि वो सप्लायर तो है ही नहीं। तो ना तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी करेंसी का सप्लायर है, ना फॉरेन बैंक है, ना फॉरेन कंट्री है, और ना ही अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इनका जो भी पैसा, क्योंकि ये देखो बेसिकली क्या करते हैं, ये डायरेक्ट आरबीआई से डील करेंगे, तो इनका अकाउंट आरबीआई में होता है, तो ये आरबीआई में अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पैसा रखते हैं, तो सारा पैसा इसका मतलब पब्लिक का ही पैसा है, तो इस वजह से वो मनी सप्लाई का पार्ट होता है। ठीक है, अदर डिपॉजिट क्लियर है क्या ना। उसके बाद में आता है अदर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड, वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट विद आरबीआई और डिपॉजिट विद द कंट्री बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, ये आपस में इंटर बैंकिंग क्लेम्स और वो सारा उसमें नहीं आता है। फिर ये फ्लो चार्ट से समझा रखा है M1 को, पूरा फ्लो चार्ट बता रखा है, वो उसी का सारा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, हु सप्लाई द मनी। तो बताइए दो क्वेश्चन है यहाँ, हु सप्लाई द मनी एंड हु प्रिंट द मनी, बताइए आंसर क्या होगा। मतलब प्रिंट कौन करता है, केवल दो ही लोग करते हैं, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, एंड आरबीआई बाकी सारी पेपर करेंसी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। बट सप्लाई तो कौन करता है, जो प्रिंट करेगा वो तो सप्लाई करेगा, तो इसका मतलब दोनों तो लोग करेंगे, साथ में कमर्शियल बैंक भी करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि विदाउट प्रिंटिंग कमर्शियल बैंक सप्लाई कैसे करता है, तो थ्रू द क्रेडिट क्रिएशन। और वो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है वो हम डिटेल में आगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग का, वही समझने वाला टॉपिक है उसमें, बाकी तो बहुत ईजी है, तो वही पार्ट हम ढंग से समझेंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन से कैसे मनी सप्लाई करते हैं वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें ये दे रखा है पूरा कि गवर्नमेंट इश्यूज द 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स एंड द मेनली द आरबीआई इश्यूज, और इसमें मिनिमम रिजर्व रेशियो सिस्टम ये भी पता होना चाहिए, और ये सारा बता ही रखा है। अभी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज मनी, बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी,
तो ये 3-4 डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी होती है। तो देखिए मनी क्या होता है हमने पढ़ ही लिया। बैंक मनी कौन सी होती है? द मनी विच इज क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। और मनी क्या होता है वो आपको पता ही है। और हाई पावर्ड मनी और मनी में क्या फ़र्क होता है? बस वो इंटर बैंकिंग क्लेम्स का फ़र्क होता है कि वो इंटर बैंकिंग क्लेम्स इसमें और आ जाते हैं। अगर शॉर्ट में मैं बात करूँ तो रिजर्व मतलब जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स को और ले लेता है। मतलब अब हाई पावर्ड मनी का मतलब हो गया कि एक तरीके से लीगल टेंडर मनी, मतलब जो कुछ भी प्रिंट हो गया ना वो सारा हाई पावर्ड मनी है। इज इट क्लियर? और मनी तो जो सर्कुलेशन में है वही। तो ये हाई पावर्ड वर्ड इसलिए यूज किया है कि हाई पावर्ड मतलब जो लीगल टेंडर मनी, बेसिकली जो वॉट एवर इज इश्यूड, जो भी जिस फॉर्म में इश्यूड हो गया वो सारी मनी जो है वो मनी सप्लाई होती है। और हाई पावर्ड मनी होती है। और मनी मतलब केवल मनी सप्लाई मतलब जो मनी सर्कुलेशन में वो है। तो ये हमारा चैप्टर